हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी जो हम शुरू कर रहे हैं ये क्वेश्चंस फोर्स हैं अपनी 2025 पेपर 1 जे एडवांस सीरीज। उसमें 3 प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथी प्रॉब्लम्स है। पहला जो 3 प्रॉब्लम्स था हमारा उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। ये चौथी प्रॉब्लम्स, दिस प्रॉब्लम इज I won't say this is a conceptually very complex or something. There's not a lot of concepts that has been used over here. Very straightforward problems. Let's go through this one. Consider the matrix P is equals to 2 0 0 0 2 0 0 0 3. ये हमारे P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब इससे हमें एक चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि यहाँ पे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज होते हैं और कैलकुलेशंस में ना ये हमें काफ़ी इजी कर देता है चीज़ें को कैलकुलेट करने में। सो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता ना तो आई वुड हैव सेड दैट इट्स better to leave these problems and come back to it later on once you get some times to actually solve this. Otherwise this problem could have been very lengthy. बट चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना लिटिल बिट इजियर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स बी डिनोटेड बाय एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये बोल रहा है एक्स को हम एक्स ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चंस के कंप्लीटनेस पर्सपेक्टिव से जस्ट डिफाइन किया हुआ है। वैसे हमें पता है कि एक्स ट्रांसपोज जहां भी लिखा रहेगा दैट मींस एक्स का ट्रांसपोज है, एटलीस्ट इन द मैट्रिक्स कॉन्टेक्स्ट। Then the number of 3 cross 3 invertible matrices Q with integer indices such that Q inverse is equals to Q transpose and PQ is equals to QP is, तो ये बोल रहा है कि 3 cross 3 कितने invertible matrix हमारे Q के बन सकते हैं इस कंडीशंस के बेसिस। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इस लाइन को समझने के लिए ना यहाँ पे काफी सारे चीज लिखे हुए हैं। इस लाइन को समझने के लिए हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ बोल रहा है द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब ये बोल रहा है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। बोल रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस क्यू, ये कुछ भी नहीं है, ये बस क्यू इनवर्स को डिफाइन करने के लिए बोला है कि क्यू एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज, सो नथिंग मच टेकन आउट फ्रॉम हियर। देन इट इज सेइंग विद इंटीजर एंट्रीज, ये काम की चीज है बिकॉज इसको हम यूटिलाइज करेंगे लेटर ऑन टू अंडरस्टैंड कि मतलब इसकी जो एंट्री होगी ना क्यू की वो इंटीजर ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे आते हैं। ये दो कंडीशंस जो है हमारे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यू इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज। अब जहां पे भी ये आपको दिख जाए ना क्यू इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज, दैट मीन्स क्यू इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्यों होती है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्यू इनवर्स क्यू ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब क्यू इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये तो फ्रॉम मैट्रिक्स के बेसिक डेफिनेशन से हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आइडेंटिटी आएगी, कोई भी मैट्रिक्स हो, इट डजंट मैटर। इट्स जस्ट कि ऑर्थोगोनल होगी तो इनवर्स मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रांसपोज से ही निकाल दूंगा इसका आइडेंटिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे लेटर ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। ओके, इसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले लेट्स एज्यूम द एलिमेंट्स ऑफ क्यू। एलिमेंट्स ऑफ क्यू को मैं रखता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये हमारे क्यू के एलिमेंट्स हैं। लेट मी ट्राई टू फाइंड द पी क्यू। ओके, पी का क्या है? 2 0 0 0 2 0 0 0 3। ओके, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि
ओके, कोई भी मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स सपोज ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे आप सी होती है, ठीक है। ए का क्या होता है मैट्रिक्स साइज, सपोज m क्रॉस k है, बी का है k क्रॉस n, राइट, दिस इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, देन द साइज ऑफ द C will be m क्रॉस n, राइट। अब इसमें ये जो k है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स होंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशंस हैव टू बी सेम, ये दोनों के सेम होनी चाहिए। और जो रिजल्टेंट हमारे सी मैट्रिक्स हैं, इसमें के जो नंबर ऑफ रोज आते हैं वो होते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स हैं उससे m आते हैं यहाँ पे, और कॉलम्स इस साइड से आते हैं, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स में यूटिलाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2a1, बस यही आएगी और कुछ नहीं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगी 2b1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2c1, बिकॉज 2 से जो भी मल्टीप्लाई होगा बाद बाकी तो जीरो ही है, तो जीरो ही हो जाएगी। सिमिलरली इसमें करूँगा तो ये आएगी 2a2, 2b2, 2c2। इसमें करूँगा तो 3, क्योंकि 3 है डायगोनल में, 3a3, 3b3 एंड 3c3, ठीक है। ये इजी हो गया, राइट, कैलकुलेशंस डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण से। जो भी ये हमारे पे रो में रहेगा उससे इस रो को मल्टीप्लाई कर दो आप, दैट्स इट, वो हमारा मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यूपी में। क्यूपी में क्या है, क्यू का वैल्यू a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। p का वैल्यू क्या है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब p क्या डायगोनल मैट्रिक्स चली गई इस साइड, राइट हैंड साइड में, तो इसमें जो भी ये कॉलम्स में होगा ना इस साइड में, वो इसका कॉलम्स बन जाएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, एंड दैट्स व्हाई डायगोनल मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने देखा था, राइट, कि जो कॉलम्स में इस साइड में रहेंगे वही कॉलम्स बनते हैं रिजल्टेंट के, जो रो रहेंगे वो रो के रिजल्टेंट बनते हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशंस करोगे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू। ये हो जाएगा 2a1, 2a2, 2a3, ये होगा 2b1, 2b2, 2b3, फिर इसमें होगा 3c1, 3c2, 3c3, ठीक है। अब इस दोनों को अगर, बिकॉज दिस इज सेइंग पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स सेम कब हो सकता है, जब उसके सारे एंट्रीज सेम हो। अब 2a1 इज सेम एज 2a1, 2b1 है 2b1, 2c1 यहाँ पे 3c1 है। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, 2c1 इज इक्वल्स टू 3c1, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही कंडीशंस में ये पॉसिबल है, जब c1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये 0 होगा। सिमिलरली c2 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2c2 है, यहाँ 3c2 है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें 3 है, 2 है, ये भी 0 हो जाएगा, दिस मीन्स सेम, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो क्यू मैट्रिक्स बने हैं वो क्या बच गया, a1, b1, c तो 0 है, c1 0, a2, b2, c2 भी 0 है, a3 भी 0 है, b3 भी 0 है एंड c3। ये हमारा क्यू मैट्रिक्स रिजल्टेंट बचा है यहाँ से। pq इज इक्वल टू qp, तो डन, ओके। ठीक है, तो Q हमारा आ चुका है क्या, a1, b1 0, a2, b2 0, 0 0 c3। अच्छा, ये Q है। अब C3 भी मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे, तो ये देखो
क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, राइट। क्यू इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, ये इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज है, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। बस क्या करना क्या है, A1 B1 बस कैलकुलेशंस है, नथिंग मच। A2 B2 0 0 0 C3 बस कैलकुलेशंस, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज रियली इजी। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो A2 इधर जाएगा, B1 इधर आएगा, B2 0, बाद बाकी तो 0 ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। C3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। मल्टीप्लीकेशंस में करूँगा तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज A1 A2 प्लस B1 B2, तीसरा तो 0 होगा, ये क्या होगा, ये होगा A2 A1 प्लस B2 B1, ये होगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर 0, ये 0 होगा, ये 0 होगा, C3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इस प्रॉपर्टी के लिए C3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। C3 बिकॉज ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, अगेन मैट्रिक्स सेम होगा तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स C3 का वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आएगा। दो केस तो यहाँ से आ गए। अब हमारे पास में यहाँ पे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर भी 1 हो, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक कंडीशन है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी 1 है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, and A1 A2 plus B1 B2 is same as A2 A1, A1 A2 or A2 A1 will be same because this is an element number multiplications, not a matrix multiplications। तो नंबर तो कम्यूटेटिव होते हैं, तो चाहे A1 A2 लिखो या A2 A1 लिखो, it doesn't matter। so this and this are same, so let me write it down, A1 A2 plus B1 B2 is equals to 0, राइट। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, मतलब होगा ही, ऑब्वियसली बात है, ये 0 होगी तो वो भी 0 होगी। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशंस है, और यहाँ से जितने केस हमारे बनेंगे, यहाँ से 2 केस ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ से जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, आप आ गया आंसर, दैट्स द आंसर। और केस के लिए अब अगर मैं मतलब 1-2 केस में लिख देता हूँ, और बाकी तो आप निकाल ही सकते हो। केस में होते हैं, अब जैसे अब अच्छा यहाँ पे इसने बोला था इंटीजर एंट्रीज होगी, ठीक है। अब इंटीजर एंट्री होगी और A1 प्लस B1, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, A1 कैन बी प्लस माइनस 1, B1 0, ठीक है। A1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, B1 का 0 होगा तो 1 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, A1 इज इक्वल्स टू 0, B1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं, A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू 0 है। अब A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू 0 है, A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू 0 है, तो 0 है मतलब ये 0 हो जाएगा, राइट। तो B2 तो यहाँ से नहीं आएगा मेरे पास। A1 का वैल्यू 1 है तो A2 का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, A2 बिकम्स 0। अब देखो A2 0 है तो B2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस 1, राइट। सो B2 बिकम्स 1 एंड B2 बिकम्स माइनस 1, ठीक है। 2 कंडीशंस तो आ गया हमारे पास यहां से। अब देखते हैं आगे। अब A1 का वैल्यूज हमने क्या रखा था, 1 रखा था, अब A1 का वैल्यू हमने रखा 0, ठीक है। A1 का वैल्यू 0 रखा तो B1 का वैल्यूज क्या होगा, प्लस माइनस 1, B1 का वैल्यूज प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इससे निकालता हूं मैं, A1 0 है, B1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वैसे दिख रहा है कि 4 केस बनेंगे, बट लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। B1 का वैल्यूज 1 रखा मैंने यहाँ पे, अच्छा सॉरी, इससे पहले ना हमने A1 का वैल्यूज -1 वाला केस नहीं लिया। A1 का वैल्यू अगर -1 होगा, B1 का वैल्यूज ऑलरेडी 0 डिफाइन है,
A1 का वैल्यू -1 है, B1 का वैल्यू 0 है, तो B2 का वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, A2 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, 0, A2 का वैल्यू 0 होगा, ये 0 सेटिस्फाई हो गया, A2 का वैल्यू 0 है, तो B2 का वैल्यू फिर +-1 हो सकता है कुछ भी, तो B2 का वैल्यूज 1 हो, B2 का वैल्यूज -1 हो, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना केस आ गया, 2 केस यहाँ से आ गया, 2 केस हमारे यहाँ से था, 4 केस तो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे थे, मतलब 4 में 8 केस हो चुके हैं, बट उसको बाद में देखूंगा, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या था, A1 का वैल्यू 0 एंड B1 इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। अब देखता हूँ, B1 का वैल्यू मैं 1 करता हूँ, A1 का वैल्यू मेरे पास 0 हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, यहाँ से आ गया है, तो A1 का वैल्यू अगर 0 है, A2 का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 का वैल्यू -1 है, तो B2 का वैल्यू B1 का वैल्यू अगर 1 है, तो B2 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, B2 का वैल्यू 0, अब B2 का वैल्यू 0 है अगर, तो A2 का वैल्यूज क्या होगा, +-1, सो A2 इज इक्वल्स टू +-1, मतलब 2 केस तो यहाँ से आ गया, ठीक है, 2 2 4 2 6 केस तो आ चुके हैं हमारे पास। अब देखते हैं B1 का वैल्यूज, मैं अगर -1 रखता हूँ तो अगेन A1 का वैल्यू 0 है, B1 का वैल्यूज -1, A1 का वैल्यू 0 है, ठीक है, B1 का वैल्यू -1, तो B2 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, B2 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, A2 का वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि A1 इटसेल्फ इज अ 0। अब यहाँ पे B2 का वैल्यू अगर 0 है तो A2 का वैल्यू अगेन आएगा था +-1, A2 का वैल्यूज अगेन +-1, यहाँ से भी 2 केस बनेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 केस यहाँ से बने, राइट, इससे 8 केस बने, इससे 2 केस बने, मीन्स 8 × 2 16 केस टोटल बनेंगे, एंड C विल बी द आंसर। ओके, सो जस्ट कैलकुलेशंस थे, अलजेब्रास थे, एंड आई थिंक सबसे जो डिफिकल्टीज पड़ती हुई है केस बनाने में ही आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद बाकी और सारे चीज़ तो काफ़ी इजी थे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।